हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 विज्ञान का ये तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो रसायन विज्ञान के मूलभूत चीज़ों को समझने का बेस तैयार करेगी। आइए शुरू करते हैं ये तीसरा अध्याय, जिसमें हम लोग सबसे पहले रसायन संयोजन और रसायन संयोजन के नियम को पढ़ेंगे। इन्हीं नियमों को आधार बनाकर आगे की खोजें हुई हैं, इसीलिए इन नियमों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ आप लोग जान जाइए कि पहला जो है महर्षि कणाद के बारे में आप लोग जान जाइए कि इन्होंने सबसे पहले परमाणु नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि एक सीमा तक अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो एक सीमा आ जाएगा जिसके बाद वो अविभाज्य हो जाएगा। तो उस अविभाज्य कण, उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को इन्होंने परमाणु नाम दिया था। ठीक है। और दूसरा ये जान जाइए कि ये जो नाम है एंटोनियो एन लेवोजियर, ठीक है, ये जो है रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। इनको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है? तो एंटोनियो एन लेवोजियर। और इन्होंने ही रसायन संयोजन के नियम को बताया था। लेवोजिए और एक प्राउस्ट, इन दोनों ने मिलकर लेवोजिए और प्राउस्ट मिलके रसायन संयोजन के नियम को बताया था। अब आगे पढ़ते कि रसायन संयोजन आखिर होता क्या है। तो रसायन संयोजन होता है जब हम रसायन संयोजन होता है कि जब हम दो या दो से अधिक परमाणु एवं अणु को आपस में मिलकर पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है। तो इस जो प्रक्रिया है, जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु को मिलाने की जो प्रक्रिया, उसी को कहते हैं रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें सबको कंबाइन करते हैं, सबका संयोजन करते हैं, मिलाते हैं और एक नया चीज़ बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रासायनिक संयोजन। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो जल बना। ये हुआ, ये जल का फॉर्मूला है। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये जो जल है ये लिक्विड बनता है। तो इसी को हम लोग रसायन संयोजन कहते हैं। संयोजन करते समय कुछ चीज़ों का पता चला, तो इन चीज़ों को पता चला तो हम लोग इन दोनों लोगों ने एक नियम बना लिया कि ये हर जो भी ये लोग रिएक्शन कर रहे थे उसमें दो चीज़ें कॉमन पाई गई। तो इन्होंने एक दो नियम दिया। पहला नियम ये दिया कि जब भी वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उनका जो द्रव्यमान है एक्सपेरिमेंट के पहले, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर है। ठीक है। उनमें ना तो बढ़ रहा है द्रव्यमान, ना उनका जो भार है वो बढ़ रहा है, ना ही वो घट रहा है। अगर ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम मतलब हम 50 ग्राम हाइड्रोजन लिए, 50 ग्राम ऑक्सीजन लिए और दोनों का अभिक्रिया करके 100 ग्राम बना, पानी बन गया। ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट करके भी 100 ही हो रहा है और जो पानी बना उसका भी वेट 100 ही ग्राम है। मतलब दोनों जो है उनका जो द्रव्यमान है वो मतलब समान रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो यही पहला नियम वही कह रहा है। यहाँ पे पहला नियम लिखा गया है कि पहला नियम यही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है सेम है। इसी के आधार पर यह नियम दिया गया कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। दूसरा नियम दिया कि अनुपात उन लोग का मतलब उन लोग का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। अनुपात में अगर हम कोई भी, जैसे जल है, ठीक है, पानी अगर हम समुंदर से लें, पानी अगर हम नदी से लें, पानी अगर हम घर के गिलास से लें, पानी हम कहीं से लें, उसमें जो पानी के अणु का जो अनुपात होगा H2O जो आएगा वो हमेशा 1:8 में रहेगा। ये जो अनुपात बना है ये उनके द्रव्यमान के आधार पर, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, ऑक्सीजन के द्रव्यमान के आधार पर अनुपात बना हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 में रहेगा, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। ठीक है। इसमें जैसे अमोनिया है तो अमोनिया का अनुपात हमेशा कितना रहेगा? 14:3 में रहेगा। ठीक है। तो ये दो नियम है। दो नियम में पहला नियम यही कहा है कि द्रव्यमान जो होता है वो उसका ना तो सृजन होता है और ना ही द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। और दूसरा नियम ये कह रहा है कि दूसरा नियम ये कह रहा है
कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। मतलब उसका अनुपात जो होता है वो स्थिर रहता है, एक निश्चित मतलब स्थिर, मतलब हमेशा वही अनुपात उसका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डाल्टन के बारे में दिया है, क्योंकि डाल्टन ने फिर लेवोजियर ने नियम दिया, बहुत सारा खोज किया, उसमें दो चीज़ पाए कि ये चीज़ हर चीज़ में हर अभिक्रिया में सेम है, कि द्रव्यमान और अनुपात हमेशा सेम रह रहा। फिर डाल्टन का जन्म, डाल्टन ने भी इस चीज़ में खोज की, उन्होंने शोध किया और उन्होंने शोध करके परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने परमाणु सिद्धांत 1808 में जॉन डाल्टन, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत 1808 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कुछ सिद्धांत रखे। ठीक है, ये 6 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिद्धांत है। वो मेन वो जो लेवोजियर ने 2 दिया था सिद्धांत, उसी के आधार बना के और कुछ खोज करके ये 6 सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला सिद्धांत इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पहला सिद्धांत इन्होंने कहा कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ये तो कणाद भी कहते आ रहे थे, और इन्होंने भी कहा कि ठीक है, वो एक परमाणु होता है, एक एटम होता है, उसी से ही द्रव्य मतलब मैटर, कोई भी पदार्थ है उसी परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, ये तो जान रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। जो इन्होंने कहा कि एटम जो होता है ना, परमाणु सिद्धांत दिया और बोला कि परमाणु ही वो सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। और परमाणु का ना ही वो बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम यही एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि ये आप लोग कॉमन एग्जांपल है, वो आप लोग डे टू डे लाइफ में H2O सुनते होंगे। ठीक है, कि पानी क्या है तो H2O है, जल है, जल मतलब H2O है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भी और अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन है, कहीं गया तो नहीं है। मतलब अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद परमाणु अविभाज्य है, वो रहेगा ही रहेगा, वो कहीं गायब नहीं होगा। ठीक है, भले जल में बढ़ के उड़ जाए, दिखे नहीं, लेकिन वो जल के रूप में या वाष्प के रूप में कहीं रहता है। ये हो गया दूसरा नियम। इसी दूसरे नियम के अनुसार जो लेवोजियर ने दिया था ना कि द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही सृजन होता है, तो हर परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु है तो उसका द्रव्यमान है। तो एक तरह से ये लेवोजियर के जो पहला सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा आते हैं कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब अगर तत्व दिया हुआ है, कोई H2O दिया हुआ है या NH3 दिया हुआ है या CO2 है, CO2 ये सब क्या है, ये सब तो अणु हो गया। ठीक है, कोई भी तत्व दिया गया है, कोई भी चीज़, उसका जो परमाणु है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका अगर हम द्रव्यमान और हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे तो वो क्या रहेगा, इस परमाणु में हाइड्रोजन का जो धर्म रहेगा सबका समान रहेगा। ठीक है, एक समान रहेगा। चौथा हो गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, और जैसे देखो एक द्रव्यमान है, हाइड्रोजन कहीं भी रहेगा उसका अपना गुण धर्म होगा, भले वो मिल के उसका गुण चेंज हो गया, लेकिन बस हम हाइड्रोजन, उसमें से हम अगर हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं और फिर हाइड्रोजन का गुण देखेंगे तो हर जगह अगर हम हाइड्रोजन H2O से निकाल रहे हैं, H2O से हम हाइड्रोजन निकालें और NH3 से हाइड्रोजन निकालें, CH4 से हाइड्रोजन निकाले, सबसे हाइड्रोजन निकाल लिए। ठीक है, कोई मतलब आगे की देखेंगे बहुत सारी प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग परमाणु इस सब को अलग कर सकते हैं। सब में से हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन निकालिए, सब का ये जो हाइड्रोजन है कहीं से भी हम इसको निकालेंगे, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो गुण है वो समान रहेगा। ठीक है, यही बोला गया है कि गुणधर्म समान। पहला हम लोग जान गए कि जो अब द्रव्य है परमाणु से निर्मित होता है, परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्म कण होता है, जो अविभाज्य होता है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब जो तत्व है अगर सब समान रहता है, और ये भी लिखा है चौथे में कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग अगर तत्व है
मतलब हाइड्रोजन का अलग गुण रहेगा, ऑक्सीजन का, दोनों समान नहीं हो सकता। हाइड्रोजन का अपना गुण है, ऑक्सीजन का अपना गुण है, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ये वही लेवोजियर का जो दूसरा था कि स्थिर अनुपात वाला, उसी पर आधारित है कि उनका एक अनुपात, निश्चित अनुपात में ही एक स्थिर अनुपात में ही वो यौगिक बनाते हैं। छठा हो गया कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी अगर परमाणु लेंगे तो उनका जो संख्या है वो निश्चित रहता है, वही, ठीक है। तो ये आप पाँचों छः याद कर लीजिएगा। आ जाता है कि एग्ज़ाम में आ जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखें, ठीक है। तो ये 6 लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ये हो गया। आइए ये क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं। कहा गया है कि अलग अलग कैसे अभिक्रिया के पहले और जो हम लोग अभी सिद्धांत पढ़े हैं वो सब कैसे ये सब चीज़ पे अप्लाइड होता है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में अगर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एथेनॉइक अम्ल अभिक्रित होता है तो और 2.2 ग्राम जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइड और 0.9 ग्राम जल उत्पादित होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बताना है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग लिखते हैं Na2CO3 को एथेनॉइल अम्ल CH3COOH एथेनॉइल अम्ल के साथ हम लोग रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होके क्या बन रहा है, सोडियम एथेनॉइड से सोडियम एथेनॉइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है। तो यहाँ जो जो नियम दिया गया है वो सब नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। पहला नियम था द्रव्यमान का नियम था, द्रव्यमान का। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि ये 5.3 ग्राम हम लिए और ये 6 ग्राम लिए, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 5.3 और 6 मिला के 11.3 ग्राम आ रहा है। इस दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 11.3 ग्राम आ रहा है। फिर ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद बना हमारा NaCOH3 सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना। तो ये कितना हुआ 8.3 ग्राम, ये कितना हुआ 2.2 ग्राम और ये कितना हुआ 0.9 ग्राम। इस तीनों का जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये भी 11.3 ग्राम ही आएगा। तो इससे हमारा यही पता चलता है कि अभिक्रिया से पहले भी उतना ही द्रव्यमान है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान है। इसीलिए द्रव्यमान का न तो सृजन हुआ है न ही विनाश हुआ है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण का पहले नियम को पूरी तरह से दिखा रहा है क्योंकि द्रव्यमान सेम है, ठीक है। और यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं ये अणु जो डाल्टन का नियम था कि कहीं जाते नहीं है उसके अणु। जैसे देखिए यहाँ सोडियम है, सोडियम इधर भी हमको सोडियम दिख जाएगा, ये कार्बन है इधर भी हमको कार्बन दिख जाएगा, ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन दिख जाएगा, हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन दिख जाएगा। तो जो अणु है वो भी कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए लिखा अतः अभिक्रिया के दौरान अतः यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हुआ है न ही विनाश हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल के दूसरा क्वेश्चन वही एक मिनट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैसों के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। मतलब जल जो है उसके निर्माण में, जल अगर बन रहा है तो उसके निर्माण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिसका अनुपात 1.8 है, ठीक है। मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और उसके साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन लगा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्णतः सहयोग करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना, 8 ग्राम। इसीलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का गैस का द्रव्यमान कितना होगा। इसमें मतलब पूछ रहा है कि अनुपात बता दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात बता दिया और ये बताया कि हम हाइड्रोजन भाई 1 ग्राम ले रहे हैं। तो हमको बताओ अनुपात, तुमको पता है कि 1:8 में होता है, तो हमको बताओ कि ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा। तो
यहाँ आप ये जो लिखा है वो तो ठीक है, लिखने के व्यू से दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने बताया है कि मान लिया कि हाइड्रोजन है और अनुपात में ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग 1/8 में लिख सकते हैं। और इसमें हमको मास बताया कि 3 ग्राम है और हमको पता करना है कि ऑक्सीजन का मास कितना है। ठीक है, तो 1/8 = 3 ग्राम बटा ऑक्सीजन का मास पता करना है। तो इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 8 रहेगा तो 24 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है? 24 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यही है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा अभिग्रही द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का परिणाम है। उसमें हम पढ़ा रहे थे कि जो उसमें दूसरा पॉइंट बताए थे वही उसका आंसर हो गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होता ना ही ये हो गया आपका जो लेवोजियर का था। और फिर डाल्टन का हुआ कि देखिए लेवोजियर ने द्रव्यमान के आधार पर कहा था कि उनका ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है, और जो डाल्टन है उन्होंने परमाणु के आधार पर बोला कि परमाणु की संख्या का ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि कौन सा नियम के अनुसार निश्चित अनुपात का नियम दिया गया है। जो लेवोजियर ने बोला ना कि अनुपात स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, तो उसमें परमाणु कौन सा नियम दिया है जो इसकी व्याख्या कर रहा है। तो डाल्टन ने कहा है, डाल्टन ने कौन सा नियम दिया है? तो डाल्टन ने कहा कि जो ये नियम है, छठा जो सिद्धांत है कि किसी भी यौगिक के परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ठीक है, संख्या प्रकार निश्चित होते, यही जो है उसका जो निश्चित द्रव्यमान वाला है उस कि किसी भी यौगिक के तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, उसी को ये डाल्टन का जो ये छठा नियम है ये बता रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है कि परमाणुओं की संख्या। देखिए डाल्टन जो है वो अपना नियम दिए परमाणु की संख्या के आधार पर, और जो लेवोजियर दिए थे परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। ठीक है, ये बेसिक दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर के लिए है परमाणु क्या होता है। ये सबसे बेसिक, मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे बायो में सेल होता है, ठीक है, बायो में हम सेल पढ़ते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं एटम। ठीक है, जैसे सेल जो होता है वो यूनिट, इकाई होता है हर चीज़ का बायो में, केमिस्ट्री में एटम। एटम हर चीज़ का, कोई भी पदार्थ बना है वो किस चीज़ से बना है? एटम से बना है। ठीक है, एटम से, क्योंकि इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है वो इसको विभाजित करने पे नहीं है, वो इसके अंदर के पार्ट है जो कि और मतलब वो विभाजित करके हम अलग नहीं किए हैं ना कि 2 एटम बना दिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसी या एटम को काट के हम कुछ और बना दिए, वो उसके अंदर के भाग हैं। ठीक है, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके भाग हैं। यहाँ पे एक डिफिनीशन है कि एटम, परमाणु आखिर किसे कहते हैं? संरचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। सभी द्रवों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ परिभाषा हो जाएगा कि परमाणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या सूक्ष्मतम इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु बहुत सूक्ष्मतम इकाई है, सब अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H, आर्गन। ठीक है, आर्गन ही एक ऐसा जो अक्रिय गैसें हैं, वही एक थोड़ा इसका अपवाद है जो स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। ठीक है, ऐसे वो सब नहीं रह सकती हैं। फिर क्वेश्चन है कि परमाणु आखिर कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, हमारी कल्पना से भी बहुत छोटे होते हैं, जो हमें आँखों से नहीं दिख सकते, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अगर उनका ऐसे मापा गया है अंदाज पे या रिएक्शन से, तो यही मापा गया कि उनकी त्रिज्या कितनी होती है, नैनोमीटर में हम नापते हैं। नैनोमीटर यानी 10⁹ मतलब नैनो कर दिया मीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 nm।
nm मतलब 1 nm मतलब नैनोमीटर, ठीक है। इसमें कुछ दिए हुए हैं, आकार दिए हुए हैं कि किसका कितना आकार होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु का आकार 10 का पावर -10 हो गया। जल का अणु कितना उसका त्रिज्या होता है तो 10⁻⁹, 10⁻8। होमोग्लोबिन हमारे रक्त का इकाई होता है होमोग्लोबिन। रेत का कण होता है 10⁻⁴। चींटी होती है 10⁻²। तरबूज होता है 10⁻1। ठीक है, तो ये आप लोग का इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं कि जैसे परमाणु तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम लोग का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि परमाणु 118 परमाणु हैं, एटम 118 है जिनको सजाया गया। जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो एटम है वो हैं, तो उनका एक नाम लिखा गया कि इसका, जैसे हम लोग नहीं बच्चा होता तो नामकरण देते हैं कि इसका ये नाम रखाएगा, तो वैसे ही एटम तो हम लोग को मिलते जा रहा था, खोज होते जा रहा था, तो फिर सोचा गया कि इसका एक नाम देते हैं। ऐसा नाम देते हैं कि हर जगह वो मिले ना, भले अमेरिका में मिले, इंडिया में मिले या अफगानिस्तान में मिले, कहीं भी मिले तो उसको उसी नाम से पुकारा जाएगा। और एक सिंबल दे दिया है कि इतना बड़ा नाम नहीं लिख के छोटा सा कुछ सिंबल बना दिया जाए, उससे पता चल जाए कि ये चीज़ है, ठीक है। या बोतल में हमको रखना है, किसी चीज़ में रखना है, वो रख दिए और वो सिंबल बाहर लगा दिए, कुछ लिखे भी नहीं, किसको पढ़ना नहीं है तो सिंबल देख के समझ जाए कि अच्छा इसके अंदर ये है। तो वो लोग एक ये कुछ शुरुआत में यही सिंबल बना था कि हाइड्रोजन का ये, फॉस्फोरस का। अभी इसको याद करने या ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा ऐसा पहले शुरू में बनाया गया था, सिल्वर का एस दिया गया, ऐसा ऐसा सिंबल बनाया गया था, ठीक है। अभी तो इसका डेवलप हो चुका है, अब सब जो होता है वो लेटर में ही होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कॉपर है, कॉपर का नाम कैसे खोजा गया, तो कॉपर जो है सबसे पहले साइप्रस में मिला था, तो साइप्रस में से ही कॉपर का नाम मतलब चेंज होकर रखा गया, ठीक है। दूसरा है कि गोल्ड कैसे रखा गया, तो गोल्ड सोना जैसा चमकता था तो उसका नाम गोल्ड रख दिया गया। ये सब नाम रखने का कारण, हर कोई नाम नहीं रख सकता, मतलब हम कहीं खोदे, मिट्टी उट्टी खोद रहे, हमको कुछ मिल गया तो हम कह रहे ये तो नया चीज़ लग रहा है, इसका हम नाम रख देते और नाम रख दिए, तो ऐसा नहीं है। वो एक संस्था बनाई गई है कि वही जो है वो नाम रख सकता है और कोई और नहीं नाम रख सकता है। उसको बोला गया है IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक यूनियन बनाया गया कि वो जो है वही नाम रखेंगे, ठीक है। उनका जैसे ये पूरा ये याद कर लीजिएगा, IUPAC जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही जो है इनको ही अधिकार है कि यही नाम रख सकते हैं, ठीक है। नाम कौन रखेगा, ये IUPAC के द्वारा क्या नाम रखेगा और इन्हीं के नाम को मान्यता दी गई है कि ये क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं इनके कि यही नाम रखना चाहिए, ठीक है। वो नियम भी आगे पढ़ेंगे। इनके अनुसार देखिए यहाँ पे देखिए जो ये लिखें कि पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद जो अक्षर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, AL। यहाँ अल्मुनियम को हम लोग AL लिखेंगे, ना कि एक कैपिटल L नहीं लिखेंगे, A स्मॉल लेटर में L लिखेंगे। CO ये कोबाल्ट, ये CO हो गया तो ये तो C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल, ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन C और छोटा O लिख देंगे तो ये हो गया कोबाल्ट हो जाएगा। देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर का केमिस्ट्री में इतना अंतर हो जा रहा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे आपके कुछ प्रतीक दिए गए हैं, ये इसको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। 9th क्लास में असली केमिस्ट्री का शुरुआत होता है, जो न्यूमेरिकल वाला और जो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री है वो सब। जैसे देखिए यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम लोग कहते हैं AL, A कैपिटल स्मॉल लेटर से L। आर्गन को हम लोग AR, ठीक है। बेरियम को BA, बोरॉन को B, ब्रोमीन को BR, कैल्शियम को CA, कार्बन को C, क्लोरीन को C और L छोटा में, कोबाल्ट CO, कॉपर CU, फ्लोरीन F, स्वर्ण AU। देखिए यहाँ पे स्वर्ण जो है उस, या गोल्ड है तो इसको G नहीं लिखा गया, गोल्ड को हम लोग G नहीं लिखते हैं, ठीक है। गोल्ड को क्या लिखते हैं, AU। यहाँ याद कर लीजिएगा, इसको याद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्वर्ण यानी गोल्ड जो है उसका क्या होता है, मात्रक क्या होता है, केमिकल जो होता है उसको बोलते हैं AU बोलते हैं, ठीक है। ऑरम उसको बोलते हैं लैटिन वर्ड में, उसी को शॉर्ट करके AU कहा जाता है।
फिर वो हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, और यहाँ दूसरा हो गया आयरन। आयरन को भी फेरम होता है लैटिन वर्ड में, तो इसीलिए आयरन I से नहीं लिखाता है, आयरन जो होता है F से लिखाता है, फेरम होता है Fe, ठीक है। सीसा जो होता है वो Pb होता है। मैग्नीशियम का Mg हो गया, नियॉन का Ne हो गया, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का, यहाँ पोटेशियम का भी K होता है, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag, सिल्वर का Ag ये भी है, सोडियम का Na ये भी है, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। तो यहाँ 4-5 चीज़ें हैं जिसको याद कर लीजिएगा। पहला है ये स्वर्ण को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में Au, प्रतीक क्या है स्वर्ण का, Au है, ठीक है। दूसरा है आयरन का Fe है, ठीक है। तीसरा जो हो गया पोटेशियम का K है, ठीक है। P से फॉस्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम के लिए K है। और चौथा जो हो गया सोडियम के लिए Na है, और पांचवा हो गया सिल्वर के लिए Ag है, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर। अब आते हैं कि परमाणु का जो ये द्रव्यमान होता है इसको कैसे निकाला जाए, क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डाल्टन जैसे परमाणु, उस समय जब ये परमाणु द्रव्यमान बताया गया उस समय ऐसा नहीं था कि हम एक अणु, अभी भी ऐसा नहीं कि एक हम एटम को निकालेंगे और उसको हम लोग वेट कर लें। तो उन लोगों ने कैसे आखिर परमाणु के द्रव्यमान को निकाला, तो जो डाल्टन के नियम और लेवोजियर के नियम के बाद डाल्टन का नियम आया था। डाल्टन के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि द्रव्यमान तो सेम रहता है रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद, और उनकी जो उसमें परमाणु हैं जो मिलकर बना है, जो तत्व मिलकर बना है यौगिक, वो भी अनुपात में निश्चित रहता है। तो इसी दो नियम और अपने नियम दिए गए नियम के आधार पर इन्होंने परमाणु का द्रव्यमान निकाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि फिर उसके बाद वैसे निकाले, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कार्बन का खोज हुआ 1961 में। 1961 में कार्बन का जो 12 है समस्थानिक आइसोटॉप्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका खोज हुआ, मतलब एक चीज़ का खोज हुआ जिसको बोले कार्बन 12, कार्बन का 12वां भाग, इसका खोज हुआ कार्बन 12 का, ठीक है। और उसी के आधार पर जो भी परमाणु का हम लोग द्रव्यमान नापते हैं वो इस वजन के आधार पर नापते हैं। कैसे, ठीक है, कैसे इसके आधार पर नापते हैं, तो इसके आधार पर ऐसे नापते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल है, यहाँ एक तरबूज मिला, ठीक है। ये तरबूज हम मान लिए कि ये है कार्बन, इसको हम लोग 12 भाग में बांट दिए, इसको हम लोग 12 भाग में बांट दिए, और एक जो भाग इसका लिए ये हो गया 1/12वां भाग, ठीक है। और जो भी हम लोग और चीज़ ले रहे हैं और भी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग इसी के आधार पर दूसरे चीज़ को वजन कर रहे हैं। तो ये हमारा C12 हो गया, ठीक है, ये हमारा C12, और इसी के वजन के आधार पर हम पूछेंगे कि ये सेव का वजन कितना है, तो हम लिखेंगे कि एक सेव का जो ये टुकड़ा है 1/12 ये इसका वजन है, ठीक है, ये इसका वजन है। वजन का यूनिट क्या दे दिए, U दे दिए, ठीक है। U जो है एटॉमिक मास यूनिट, पहले लिखते थे ATM, ठीक है, सॉरी AMU, सॉरी AMU, वो टेम्परेचर हम लिख दिया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। AMU इसका यूनिट है AMU, लेकिन अब जो है आईपैक जो नाम चेंज करने वाला आदमी है वो अपना नाम चेंज करके कहा कि AMU से हम लोग बहुत लिखने में टाइम लग रहा है AMU, तो उसको हम लोग बस U कर दे रहे हैं, ठीक है। U मतलब होता है यूनिफाइड द्रव्यमान, यूनिफाइड मास, उसको हम लोग U कर दे रहे हैं। तो इसका हम लोग वजन दे दिए कि इसका वजन U से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका कह रहे कि एक सेव का कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि 1/12U है, ठीक है। अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज़ नाप रहे हैं, कुछ ऐसा पदार्थ यहाँ पे रख दिए जिसमें 2 गो लग रहा है तरबूज, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/12U, ठीक है। उसी के आधार पर, मतलब इसके आधार पर नापेंगे, तो हम लोग वही है कि द्रव्यमान अगर हम लोग जो भी नापते हैं, जो भी यहाँ पे ये दिया हुआ है द्रव्यमान, ये जब द्रव्यमान दिया है वो C12 समस्थानिक को रूप में ही रख के इस सब को नापा गया है, ठीक है। इसका एक डिफिनीशन याद कर लीजिए कि क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको समझा दिए
लैंग्वेज में समझा दिए कैसे कैसे होता है द्रव्यमान, कैसे नापा जाता है। अगर पूछा जाए कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है तो उसकी परिभाषा यही है, ठीक है, कि किसी तत्व, कोई भी अगर तत्व लिए, कोई पदार्थ लिए, उसका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु का पहले हम लोग औसत द्रव्यमान लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको कार्बन के परमाणु का जो द्रव्यमान हम लोग ये जो तरबूज है पहले से नाप के रख लिए कार्बन परमाणु का कि इतना होता है, उसका 1/12वां भाग के अनुपात में हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसके अनुपात में हम लोग बताते हैं ना कि इसका कितना होता है। इसका हम लोग को वजन हम पता कर लिए हैं, C12 के 1/12वें भाग का हम लोग वजन कर लिए हैं, और इसी के आधार पर अन्य परमाणु का वजन हम लोग बताते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और उसका यूनिट होता है U। यहाँ ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे ये सब का बहुत ज़रूरत पड़ता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, मास जो है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम, 1 यूनिट है, ठीक है, 1 U है, सॉरी 1 U है, या इसको 1 ग्राम भी बोल सकते हैं। कार्बन का कितना है तो 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का तो याद ही हो जाएगा कि 1 है। कार्बन का 12 याद कर लीजिएगा, C12 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो कार्बन का 12 याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का 16 याद कर लीजिएगा क्योंकि H2O है, इसमें हाइड्रोजन का 1 याद ही है, ऑक्सीजन का 16 याद कर लीजिएगा, ठीक है। सोडियम का 23 याद कर लीजिएगा, क्लोरीन का 35.5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है, अस्तित्व में किस प्रकार रहता है, तो हम बोले हैं कि स्वतंत्र नहीं रह सकता है, ठीक है। ये या तो रहेगा अणु बना के या तो आयन के रूप में बनाते हैं, ठीक है, और ऐसा हो के ये बहुत सारे अणु को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तब जाके ये अस्तित्व में रह पाते हैं, नहीं तो ये ऐसे नहीं रह पाएंगे। यहाँ आपको है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित करें, ऊपर परिभाषित किया गया। नग्न आँखों से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इसीलिए नग्न नहीं देख सकते, आँखों से नहीं देख सकते हैं। अणु क्या है, नग्न आँखों से अणु क्या है, साधारणतया अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह होता है, ठीक है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा कस कर जुड़े होते हैं। क्या है अणु, क्या है, ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। जो अणु होता है ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो आपस में इनका आकर्षण बल काम करता है, ओके। अणु को किसी तत्व या यौगिक के सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अणु को ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, ठीक है। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो है वह रह सकता है, ठीक है, इस रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं। और अणु जो है 2-3 परमाणु जोड़ के अणु बनता है जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है। आगे देखते हैं कि तत्वों के अणु, ठीक है, अणु क्या है, अणु जान गए। फिर है कि तत्वों के अणु, तत्वों के जो अणु हैं वो कैसा होता है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से संरचित होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। जैसे तत्व अगर है तो तत्व अगर कुछ भी लेंगे तो उसमें जो हर एक जो परमाणु है वो एक ही समान होगा। ये H2 जो है ये तत्व हो सकता है, N2 तत्व है, एसेट तत्व है, P4 तत्व है, जिसमें सब में एक ही प्रकार का अणु रहेगा। आर्गन है तो आर्गन और हीलियम ये सब जो है वो एक परमाणु से निर्मित होते हैं, क्योंकि जितने भी अक्रिय गैसेज है वो एक परमाणु से निर्मित हो सकते हैं। मतलब He लिखा हुआ, इसमें हम 1 2 कुछ लिखे नहीं है, तो ये तत्व भी है और ये परमाणु भी है। He तत्व भी है, परमाणु, और ये स्वतंत्र एग्जिस्ट भी करता है। हम आपको बताया था परमाणु के डिफिनेशन में कि जो अक्रिय गैसेस है वो अपवाद है जो परमाणु होकर भी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब आते हैं कि ऑक्सीजन में कितने तत्व, तो ऑक्सीजन एक अणु है, इसमें 2 परमाणु होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, ये परमाणुकता बोलते हैं कि वो कितना परमाणु जुटा लेता है, उसको परमाणुकता, एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता होती है,
ठीक है, मतलब उसमें कितने परमाणु की संख्या है वो उसकी परमाणुओं की परमाणुकता होती है। क्या होती है? परमाणुकता। इसमें मतलब एक अणु में कितनी परमाणुओं की संख्या वो रख सकता है, वही परमाणुकता होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हाँ आपको पता है अक्रिय गैसेस में एक ही होता है, जैसे आर्गन में एक ही परमाणु होता है, हीलियम में एक ही होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है। तो ऑक्सीजन में 2 इसलिए होता है कि ओ जो होता है अगर तत्व में रूप में देखेंगे तो ओ 2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो इसकी द्विपरमाणु से बना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी H2 लिखते हैं, H ना 3 लिखते हैं ना H5 लिखते हैं, H क्या लिखते हैं? 2। तो ये द्विपरमाणु हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी N2। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन भी अगर स्वतंत्र उसको एग्जिस्ट करना है तो वो 2 मिनिमम वाला देखेंगे 2 के रूप में रहेगा। फॉस्फोरस जो होता है P4 के रूप में रहता है, P2 नहीं रहता है, फॉस्फोरस 2 नहीं रहता, P4 रहता है। ये याद रखिएगा कि पूछेगा कि फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4। या फॉस्फोरस किस प्रकार की परमाणुकता को रखता है, तो चतुर परमाणुकता। ठीक है, और सल्फर कितने को रखता है? सबसे ज़्यादा 8। ठीक है, सल्फर कितने को रखता है? 8 को रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। फिर है धातु में, धातु में सब ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम एक परमाणुकता होती है। सोडियम हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ। ठीक है, फिर है यौगिक के अणु कैसे होते हैं। तत्व के अणु तो देख लिए, तत्व के अणु एक परमाणु, द्विपरमाणु और कुछ, एक फॉस्फोरस चतुष्परमाणु है, सल्फर बहुपरमाणिक है। यौगिक के अणु कैसे होते हैं? यौगिक के अणु में हम अनुपात देखते हैं। ठीक है, तत्व के अणु में हम लोग देखते हैं कि उसकी परमाणुकता कितना है, कितना एटम है, और इसमें हम लोग अनुपात देखते हैं, क्योंकि ये जो अणु तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिले हैं, लेकिन यौगिक जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें हम लोग अनुपात देखते हैं द्रव्यमान का। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा अनुपात 1:8 रहता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है अमोनिया NH3, इसमें अनुपात हमेशा 14.3, और कार्बन डाइऑक्साइड में 3.8 के अनुपात में CO2 रहता है, C और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, फिर आते हैं आयन क्या होता है। आयन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आयन होता क्या है। धातु अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। आयन एक आवेशित कण है। ठीक है, उसी को हम लोग आयन कहते हैं। ठीक है, आयन क्या है? इसको इंग्लिश में IONS आयन बोलते हैं। ठीक है, इसको आवेशित कण होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको एक को कैटायन बोलते हैं, कैटायन, और एक को अनायन बोलते हैं। ठीक है, अनायन जो हो गया वो हो गया ऋणावेश हो गया। ऋण मतलब किसी से ऋण ले लिए तो हम निगेटिव में चले गए, ऋणावेश हो गया। और कैटायन मतलब धन आवेश, मतलब किसी से हम प्राप्त कर लिए हैं ना तो हम अमीर हो गए, धनी हो गए, तो धन आवेश हो गया। और ऋण आवेश मतलब ऋणी हो गए, मतलब मेरे में निगेटिव में चला गया। तो आयन क्या होता है? आवेशित कण को आयन कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, कैटायन और अनायन। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि NaCl सोडियम क्लोराइड रहता है, इसमें सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम हो गया धनायन। आगे धनी जो होता है ना वो हमेशा पहले लिखाता है, हमेशा हम लोग धनी को पहले पूछते हैं, तो धनायन जो हुआ प्लस वाला पहले, ऋण आयन मतलब अनायन जो निगेटिव में है उसको बाद में पूछेंगे। कहीं भी जाएगा तो बड़े आदमी, पैसा वाला आदमी का ना ज़्यादा लोग पूछता है कि हाँ पूछ रहे हैं, तो उसको पहले लिखेंगे, अब कैटायन Cl को बाद में। इसको बुरा मत मानिएगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये हो गया ये लिखने का, जैसे कि यौगिक है उसको लिखने का एक तरीका है कि कहीं भी अगर कोई यौगिक लिख रहे हैं तो उसमें पहले जैसे MgCl ही हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड ही हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है ये धनावेश होता है, और क्लोरीन जो होता है वो ऋणावेश होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से यौगिक के द्रव्यमान का अनुपात दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या अनुपात है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या अनुपात है, सोडियम क्लोराइड का क्या अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात उसके द्रव्यमान के अनुपात के आधार पर है। ये आप अनुपात खुद भी निकाल सकते हैं जब आपको उनका द्रव्यमान पता होगा। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र लिखना जाने। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम हम लोग जान गए हैं ना उधर ऊपर में कि NaCl, Fe, Ag,
पी के, ये सब सूत्र हम लोग पढ़े हैं शुरू में, ठीक है। इसी नाम के आधार पर सूत्र तैयार किया जाता है, उसको लिखना सीखे। उसके कुछ नियम हैं, सूत्र के लिखने के कुछ नियम हैं, वो देख लेते हैं कि आयन आवेश संतुलित होना चाहिए। पहला नियम है कि दोनों तरफ रिएक्शन के पहले, ठीक है, जैसे H2 और O2 है, H2 और O2 है, ये रिएक्शन के पहले है और रिएक्शन के बाद H2O है। इसमें होता है कि हर चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है H2, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है और इधर ऑक्सीजन एक ही है ऑक्सीजन, तो बराबर होना चाहिए ना हर चीज़। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ 2 नहीं लिख देंगे, इसको 2 से गुना करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि एक साथ है ना पूरा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 और 2 4 हो गया। तो फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 नहीं लिख देंगे या 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 कर देंगे। तो ये हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बैलेंस, यानी यहाँ पे बैलेंस होके हो जाएगा कि 2H2 प्लस O2 और इधर जाके हो गया 2H2O। तो ये बैलेंस हो गया जब हम लोग यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दिए। तो अब टोटल मिला के देखो 2 1 3 अणु हो गए, मतलब ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पे टोटल मिला के आपका हो गया 2 2 4 5 6 हो गया, और इधर 2 2 4 और ये इसका भी 2 हुआ ना, 5 6 हो गया, ठीक है। तो 6 और 6 दोनों तरफ सेम अणु हो गया। तो ये हो गया संयोजकता के आधार पर आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा कि जब एक यौगिक किसी धातु अधातु से संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम अथवा प्रतीक रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। देखो धातु पॉजिटिव रहता है, धनायन रहता है, इसीलिए उसको पहले लिखते हैं, और जो अधातु होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए उसको बाद में लिखते हैं। तो जितना आगे लिखा हुआ कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, आयरन सब धातु है, जितना बाद में ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर, ये सब जो होता है अधातु होता है, ठीक है। और धातु अधातु मिलके ही संयोजन करते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है। पर और तीसरा है कि बहुपरमाणु आयन द्वारा निर्मित यौगिक में आयन को पहले प्रकोष्ठ में लिखते हैं, कि बहुत सारा हो गया तो आयन जो होता है उसको हम लोग एक प्रकोष्ठ से ऐसे घेर देते हैं, ठीक है, MgCl। तो इसको ऐसे घेर के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सरल यौगिक सूत्र कैसे बनाते हैं, यौगिक सूत्र यहाँ बनाने का कुछ नियम दिया गया है, यहाँ पे इसको समझ लीजिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि इसमें H होगा और इसमें Cl होगा, ठीक है। और हम लोग को पता है संयोजकता हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये जो है इससे भी आप संयोजकता जो है निकाल सकते, जो इसका आयन दिया हुआ है ना यहाँ पे 2+, यहाँ पे 2-, ये सब इसके तरह संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं कि कितना ये संयोजन करके एटम बना सकता है, ठीक है। तो इस आधार पे, इसके आधार पे आप सूत्र को लिख सकते हैं। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, किस पे प्लस है, किस पे माइनस है, और किस पे 1 है, किस पे 2 है, किस पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ आता है सूत्र। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का हम लोग को पता है 1+ में रहता है, ठीक है, और क्लोरीन का 1- में। देखिए आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का, हाइड्रोजन है यहाँ पे 1+ और कुछ लिखा नहीं है, यानी 1 मान लीजिए, ठीक है। और क्या था इसमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। क्लोरीन का भी देखिए 1- है, या हाइड्रोजन प्लस में है और क्लोरीन माइनस में है, कोई डिजिट नहीं लिखा है, यानी 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 और 1 कर दिया, और फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते H और H। यहाँ आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि दोनों का 1 है, तो डायरेक्ट आप HCl लिखिए। अब समझ में आएगा जहाँ एक का 2 है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फ़र है, सल्फ़र का यहाँ पे 2+ होगा, ठीक है, 2- होगा, सॉरी। यहाँ पे देखिए सल्फाइड है, सल्फाइड का 2- होगा। जो 4 जो हम बता रहे थे ना S8 वाला, वो था ना कि जब स्वतंत्र रूप में कोई परमाणु रह रहा कोई, तो वो कितना मिला के एटम वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, तो S8 होता था। लेकिन यहाँ पे हम 2 तत्वों को मिला रहे, 2 परमाणु को मिला रहे हैं, तो वो हम सूत्र बता रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे 2 लिखेंगे। S सल्फर का 2- होता है और हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, उसके नीचे सल्फर का 2 माइनस होता है वो लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इसके नीचे जाएगा, H2S, और S 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। H यहाँ 2 हो गया सल्फर वाला, और ये S हो गया, क्योंकि ये इसका वाला इधर लाया है ना, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और जो आगे में लिखते हैं जैसे H2S यहाँ 2 लिखते हैं, वो हम लोग बस बैलेंस जब करते हैं ना रसायन के अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद, तब हम लोग ये आगे 2 3 जो भी जोड़ना है जोड़ते हैं। लेकिन जो ये बेसिक सूत्र जब बनाते हैं तो ये नीचे में जोड़ते हैं, जब आयन सच में रिएक्शन करके नया बना रहा होता है उसके लिए। फिर है क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन का 4 होता है, याद रखिएगा संयोजकता, और क्लोरीन का 1 रहता है। तो क्या होगा कि ये इसमें जाएगा तो C1 है ना, तो हम लिखते नहीं है, ऐसा नहीं कि C1Cl4 लिखेंगे, 1 हम लोग लिखते नहीं है, वो 1 ऑटोमेटिक है कि कुछ नहीं लिखा है ना तो वहाँ 1 ही होगा। तो C, और यहाँ पे Cl हो गया, तो ये 4 जो हुआ यहाँ पे ये 4 इसका चला गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं सूत्र। ये सब आप अपने से खुद से लिख के देखिएगा कि ये सूत्र कैसे। Mg का हम लोग पता है 2 प्लस में, क्लोरीन का 1 माइनस में, Mg यहाँ गया, Cl का 2 यहाँ गया, तो Mg 1 है तो कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 1 से ज़्यादा कुछ भी होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 3 भी है, अल्युमिनियम का 3 होता है एन में, और ऑक्सीजन का 2 होता है। 2 यहाँ पे लिख दिया अल्युमिनियम के पास, और इसका वाला 3 इस ऑक्सीजन के पास। अब मिल रहा है ना दोनों, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, अल्युमिनियम का ऑक्सीजन वाला लिख देते हैं, ऑक्सीजन का अल्युमिनियम में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आगे के जितने भी है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और का सोडियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सब बनाए गए हैं सूत्र। और ये सभी सूत्र है जो मैंने एक PDF दिखा रहे हैं, उसमें ये सब मैंने लिखा है, उसको भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है कि आणविक द्रव्यमान और मोल की संकल्पना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आणविक द्रव्यमान होता क्या है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक मतलब अणु, ठीक है। एक होता है परमाणु, तो परमाणु का द्रव्यमान, एक होता है परमाणु द्रव्यमान, मतलब हम बस हाइड्रोजन का द्रव्यमान मान रहे हैं कि 1 ग्राम हुआ, कॉपर ये कार्बन का मान रहे हैं कि 12 ग्राम हुआ, ठीक है। लेकिन अणु मतलब हो जाएगा कि हाइड्रोजन H2O2, ठीक है, जो CH4 जो एग्जिस्ट करे स्वतंत्र रूप से। हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से अकेले तो नहीं रह सकता, नहीं, जब भी रहेगा 2 को मिले के रहेगा, अकेले रह ही नहीं सकता, रहने में सबको डर लगता है। और ऑक्सीजन भी अकेले नहीं रह सकते, रहेगा तो 2 को नहीं तो 3 को मिलकर रहेगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादातर 2 को ही रखते हैं, मीथेन में रहेगा। तो अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए बोलता है, तो हम लोग जब भी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो H2 का द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। मतलब 2 को 1 से गुना करके 2 ग्राम लिख देंगे, या 2 U लिख देंगे एटॉमिक मास यूनिट में। अगर द्रव्यमान मांग रहा है तो ग्राम में लिख देंगे, ठीक है। O2 मांग रहा है, तो जब ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान मांगा तो हम लोग 16 ग्राम लिख दिए, लेकिन अणु का द्रव्यमान बना तो 2 गुना 16 कर देंगे, ठीक है, और 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आणविक द्रव्यमान और परमाणुविक द्रव्यमान में समझ गया ना अंतर, ठीक है। इसी का ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है, यहाँ डिफिनेशन देखिए दिया होगा। डिफिनेशन जो है इसमें होगा कि परमाणुविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। जितना भी उसमें परमाणु सबका योग क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है। यहाँ पे द्रव्यमान निकालने के लिए बताया गया कि H2O है, हमको इसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 U होता है, U यूनिट बांधते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 U होता है। तो H2O हम लोग को पता है कि जो जल होता है वो H2O लिखाता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन, तो 2 को हाइड्रोजन से गुना कर दिया, और 1 ऑक्सीजन, 1 को ऑक्सीजन से गुना कर दिए, और दोनों को प्लस कर दिए, तो बचा 18 U। ये इसका आंसर हो गया। नाइट्रिक अम्ल का, इसमें H है, N है, O है। H का 1 से, फिर नाइट्रोजन भी 1 है, और उसका भार कितना होता है नाइट्रोजन का? 14, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, और 1 का भार कितना? 16। इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा नाइट्रिक अम्ल का निकल जाएगा, जो कि 63 U है, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान,
सूत्र इकाई और आणविक इकाई में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। अगर H2 है, H2 आयन नहीं है, लेकिन NaCl आयन इसमें है, इसमें C- में है, सोडियम प्लस में है, जिसमें आयन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सूत्र। उसको क्या लिखते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है। और नॉर्मल बोलेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको सूत्र इकाई बोले या सूत्र इकाई द्रव्यमान बोले, आणविक द्रव्यमान बोले, क्या कहते हैं? द्रव्यमान है ना, तो सबका निकाल के बता देना। कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 40 गुना 1 और 35.5 गुना 2, क्योंकि Cl2 है और दोनों को ऐड करेंगे तो 111 U हो जाएगा, ठीक है। ये द्रव्यमान वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे एक जगह हम देखें, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का ये पेज नंबर 39 में द्रव्यमान दिया हुआ है, बताया हुआ है कि किसका। ये जितना बुक में दिया हुआ है इतना का आप याद कर लीजिए, 9th क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप आगे के कक्षाओं में याद कर लीजिएगा। 20 तक जो होता है ना वो याद कर लेना चाहिए, कैल्शियम तक उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो एकदम मतलब मुँह पे होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, सब चीज़। यहाँ पे आता है अणु मोल के बारे में, मोल के बारे में पता करेंगे। ये सब हमको लगता है कि आप अगर वो ऊपर में जान जाएंगे सबका वेट और जो सबका जो द्रव्यमान है, तो आप ये सब आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और वो PDF में हम सब आपको बताए हैं। आगे आते हैं मोल की संकल्पना। मोल किसे कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मोल, ठीक है। मोल को हम समझेंगे। मोल जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, बहुत लोग को समझने में दिक्कत भी होता है, तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि मोल होता क्या है। किसी स्पीसीज़ मतलब किसी पदार्थ या किसी परमाणु, अणु, आयन, अकर जो भी है, किसी पदार्थ के एक मोल के मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है, ठीक है। मोल क्या होता है? मोल आसान भाषा में हम लोग को एक चाहिए ना कि हम लोग पता कर सके कि आखिर ये है कितना वजन, ठीक है। मोल वर्ड कहाँ से है पहले जान लीजिए। मोल मतलब होता है ये वर्ड मतलब होता है ढेर, ठीक है। ढेर मतलब इकट्ठा करना, तो उसी से मोल नाम पड़ा। मोल मतलब ढेर से इसका इकट्ठा नाम पड़ा, और उसी से यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लैटिन शब्द है मोल्स, मोल से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है ढेर, ठीक है। उसी से ये मोल्स नाम दिया गया 1986 में विल्सन ऑटल वाल्स के द्वारा, ठीक है। और 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि अगर हम लोग को पता करना है ना कि इतना बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसमें कितना परमाणु है, तो हम लोग कैसे बताएं, किस यूनिट में बताएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दर्जन बोलते हैं, इतना दर्जन है, तो एक दर्जन में कितना केला चढ़ता है, तो 12, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि दर्जन, तो वैसे ही मोल होता है, तो एक मोल में कितना परमाणु होता है, तो उसी का एक निश्चित वो दिया गया है, निश्चित मान दिया गया कि अगर हम एक मोल उठा रहे हैं, एक मोल उठा ले रहे हैं कुछ पदार्थ, तो उसमें कितना एटम रहेगा, कितना परमाणु रहेगा, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। दर्जन के हिसाब से मान लीजिए कि मतलब जैसे दर्जन हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे एटॉमिक मतलब ये सब पढ़ने में, रसायन विज्ञान में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास यूनिट, ये सब पढ़ने में हम लोग मोल का यूज करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। और जिसका एक मोल का कितना वैल्यू होता है, एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इसका यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे देखिए इसने लिखा कि कार्बन परमाणु का एक मोल, अगर हम कह रहे हैं कि ये कार्बन का एक मोल है, तो इसका मतलब क्या है, एक मोल मतलब उसमें 12 ग्राम कार्बन होगा। कितना कार्बन होगा? 12, क्योंकि एक कार्बन का कितना वेट होता है, 12 U, अगर ग्राम में लिखते हैं तो 12 G, ठीक है। G से ग्राम हो जाएगा, U से एटॉमिक मास यूनिट हुआ। दोनों अगर पूछ रहा है ग्राम में तो ग्राम G लिख दीजिए, अगर पूछ रहा है एटॉमिक मास जैसा पूछ रहा है वैसा लिख दीजिए, ठीक है। अगर ये भी लिख दे कोई गलत नहीं है इसमें
कि ये की जगह ये लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो 12 ग्राम यूनिट, उसमें ये जिक्र होना चाहिए कि इस यूनिट का लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट में लिखना है तो यू लिखिएगा। द्रव्यमान बता रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान बताना है तो जी लिखिएगा, ठीक है। तो 1 मोल में कितना कितना कार्बन होता है, तो 12 ग्राम कार्बन होता है। और 1 मोल कार्बन परमाणु में कितना कार्बन परमाणु होगा, तो परमाणु होगा 6.022 10⁻23 परमाणु होगा, ठीक है। इतने परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ, 12 ग्राम हुआ, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, 1 मोल लेना है हाइड्रोजन का, तो वो कितना ग्राम का होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु होगा। और कितना ये हो गया द्रव्यमान बता दिया। और कितना नंबर पूछा जाए तो कितना नंबर ऑफ एटम उसमें रहेगा 1 मोल में, तो 1 मोल में रहेगा 6.022 10⁻23 एटम रहेगा, ठीक है। मोल मतलब हम बोरा ले लिए, सब जगह हम कुछ मिल रहा है ना, तो उसमें से एक बोरा एक है इतना उठा दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ना कि ये हम हाइड्रोजन लिए हैं तो कितना लिए हैं, ये 1 यूनिट है, तो ये बोल रहे हैं 1 मोल लिए हैं तो कितना इसमें होगा, इस बोरा में उठा रहे हैं तो 6.022 10⁻23 कार्बन होगा इसमें, या इतना होगा, इतना हाइड्रोजन होगा, इतना और अन्य कण होगा। किसी भी कण का अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान उसके बराबर होगा और उस कण की संख्या होगी, ठीक है। आइए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से मोल की संख्या, देखिए मोल का डेफिनेशन अगर है तो मोल का डेफिनेशन, हाँ उसका डेफिनेशन दिया गया है, किसी स्पीसीज के 1 मोल मात्रा की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ का 1 मोल के कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान होता है 6.022 10⁻23, ठीक है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है, ठीक है। यह मान जो है आपका प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया। इसकी खोज उन्होंने नहीं की, उनके एवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया। और इसको किस से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है एन, और नीचे में एक 0 के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, तो ये होती है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोलों की संख्या की परिकल्पना कीजिए। 52 ग्राम हीलियम में कितना द्रव्यमान से मोल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो मोल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे गुना करेंगे। यहाँ पे देखिए मोलों की संख्या n से डिनोट किया गया है, द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M, दिए गए कणों की संख्या n, कणों का एवोगाड्रो संख्या n0, ठीक है। ये सब हो गया। यहाँ पे पता करना है मोलों की संख्या। तो हीलियम है, हीलियम का द्रव्यमान होता है 2, ठीक है। 2 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 4u, ठीक है। और इसका यूनिट में अगर ग्राम यूनिट में लिखेंगे तो u की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ग्राम g लिख देंगे, तो 4g इसका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान हो गया। जब हम इसको ग्राम में लिख दिए तो ये क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो मोलों की संख्या कितनी होगी, तो मोलों की संख्या का यहाँ पे आपका दिया गया है, सूत्र दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया रहेगा कि इतना का निकालना है, और हम लोग को पता है कि कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि एक परमाणु हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 ग्राम होता है, तो 4 ग्राम हमको पता है। और दिया गया है यहाँ पे कि 52 ग्राम हीलियम का हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि दिया गया द्रव्यमान 52 है और 4 मोलर द्रव्यमान है, तो n जो है मोलों की संख्या 13 हो गई मोल। और पूछा कि इसमें मोल की संख्या पूछी ना, तो मोल हम बताएंगे 13 मोल हुआ, उसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि कितने परमाणु इसमें हैं तब बताना होगा। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है कि 12.044 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। मतलब कण की संख्या दिया हुआ है, अब इससे मोल प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दिए गए कणों की संख्या और एवोगाड्रो संख्या, तो कणों की संख्या यहाँ पे दिया गया 12
दशमलव जो है, और हम लोग को पता है एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है वो पता है, और उसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये मोल निकालने का तरीका है कि दिए गए कण या दिए गए भार और बटा मोलर कण या मोलर द्रव्यमान या एवोगैड्रो संख्या के आधार पर हम मोल प्राप्त करते हैं कि इतना मोल, मतलब मोल मतलब मान लो कि 2 चम्मच या 2 बोरा निकाले या 2 चम्मच निकाल 2 मोल निकाल लिए, 13 मोल निकाल लिए, ठीक है। मतलब मोल समझ रहे, दर्जन के हिसाब से 13 दर्जन लिए, 12 दर्जन लिए, और उसमें कितना हुआ, वो कितना संख्या में परमाणु हो, वो मोल निकालने का ये आपका बताया हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से द्रव्यमानों की परिकल्पना कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान निकालिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या, ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये वाला चीज़, इसी के आधार पे मोल, यहाँ पे इसी के आधार पे द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। अगर मोल दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। मोलर द्रव्यमान पता ही रहता है ज़्यादातर। अब मोल दिया गया है तो दिया गया द्रव्यमान निकालना है तो इसको गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा, मैथ का है ये, उसी के आधार पर निकाला गया है। संख्या भी उसी के आधार पर निकाला गया है, ठीक है। फिर इसमें आगे आ जा रहा है कि निम्नलिखित कणों की संख्या की परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या निकाला। अब संख्या निकालना है, संख्या निकालने में 6.022 का यूज होगा, ठीक है। तब मोल निकालने में बस 2, 3, 13 ऐसे होता है, और संख्या निकालने में आपको ये जो 0.622 10⁻23 हम लोग गुना करते जाएंगे और निकलते जाएगा। तो ये सब समझने में थोड़ा आप लोग क्या करिए ना, ये सब समझने के लिए जो पहले क्या करिए कि ये जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उदाहरण जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उदाहरण जो भी दिया हुआ इसको आप खुद से बिना कुछ सोचे कॉपी में इसको लिखिए खुद से कि क्या इसमें बोल रहा है, जो लिखा हुआ है इसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। ये जितना उदाहरण दिया, फिर उसको दूसरे बार जब फिर से दूसरे बार लिखिएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मूला ये बैठाया है, ठीक है। और ये आपको समझने में सुविधा होगा, तब आप अच्छे से समझ पाइएगा। हम मेरे समझाने में भी आप समझिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझिएगा, क्योंकि मोल से 1-2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाता है। एक तो एवोगैड्रो संख्या पूछ देगा कि एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो 6.022 10⁻23 बता दीजिएगा। हाइड्रोजन के एक अणु में कितना मोल होता है तो 1 से ही गुना कर दीजिएगा। मोल कितना होता है तो 1 मोल होता है। कितने परमाणु संख्या में पूछ देगा तो संख्या, मोल में ऐसे मोल लिख दीजिएगा, संख्या पूछेगा तब उसको इससे गुना करिएगा। और ये संख्या याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। चलिए आज का हमारा ये ख़त्म हो रहा। अगले वीडियो में, एक वीडियो में मैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको मैं एक जगह सॉल्व करूँगी। लगभग 100 MCQ रहते हैं, क्योंकि 9th क्लास में 50 मार्क्स आपका, 50 मार्क्स कम नहीं होते, वो आपका MCQ पे बेस्ड होता है, तो इसीलिए वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए, और इसका PDF, जो हम PDF डालते हैं, जो ये बुक का PDF हुआ, MCQ का PDF हुआ, ये सारे PDF इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके एजुकेशन हब विद प्रगति भी सर्च करिएगा तो वहाँ पे ये चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरा डिस्क्रिप्शन या मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको ये दिया हुआ है एजुकेशन हब विद प्रगति। टेलीग्राम आप लोग जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, टेलीग्राम जो होता है, टेलीग्राम आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें एक ब्लू कलर का है, उसमें पतंग टाइप ये बनाया हुआ, इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसमें जाके सर्च करिए एजुकेशन हब विद प्रगति। पढ़ाई के लिए आप लोग इंस्टा, फेसबुक ये सब चलाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए जो है टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेरे साथ साथ और लोग भी हैं जो टेलीग्राम पे अपना चैनल बनाए हैं, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है। अगर उसको ज्वाइन करते तो बहुत सारे PDF उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा PDF के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगी। 1-2 दिन लेट हो जाता है क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, सरकारी नौकरी है मेरा, उसमें मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए पढ़ाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।